Friends, meeting you after a very long time. थोड़ा तो प्रोफेशन की बिजी शेड्यूल था, ठंड भी थोड़ी बढ़ रही है और कुछ चीज़ें जो हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे को परेशान कर रही थी. आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, लेकिन हाल ही में कुछ वीडियोस देखने का मौका मिला जिसमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए. जैसे वीडियोस बन रही हैं कि जो वैदिक कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये जो वैदिक लिटरेचर है ये 1500 साल पुराना ही है, उससे पहले नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह. एक तरफ तो मैं मान सकता हूँ कि ऐसी फोर्सेस हैं जो अपने देश के कल्चर को नेगेटिव दिखाने में या तो उनका कोई टारगेट है कोई, या फिर उनको मजा आता है. लेकिन हम लोग जो यकीन करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? जो किताबें मिलती हैं हमें, बचपन से जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, हम उस पे यकीन करने लगते हैं. और असलियत ये है कि बचपन का जो इम्प्रेशनेबल माइंड होता है उस वक्त की सारी चीज़ें जो है हमें सच लगती हैं और बड़े होके भी हम उससे उलट सुनना नहीं चाहते. मसलन हम तारीफ करते हैं अंग्रेजी की, अंग्रेज़ों ने हमें ये दिया वो दिया, सब कुछ दिया, हमें आभारी रहना चाहिए. कांग्रेस की शुरू की पॉलिसी भी यही थी. बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें छिपाई गई जानबूझ के, वजह कुछ भी रही हो. लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन से उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, इस्लामिक हिस्टोरियन से उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है हिस्ट्री राइटिंग का प्रोजेक्ट कुछ और था. तो चीज़ें सामने आई नहीं जो धीरे धीरे आ रही हैं. और कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो थे, अपने यहाँ तो खैर नहीं देखे जाते, लेकिन इंग्लैंड या यूएस या ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के, जिससे हमें काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हमें हमारे विचारों को झकझोर देता है. तो बात जो है वो हमारे सोशल सिस्टम में जो सबसे बड़ा इशू जो है वो है कास्ट. कास्ट और ट्राइब के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, पर शुरुआत कैसे हुई, कास्ट कैसे बनी? पहले तो ये वर्ड इंडिया का है ही नहीं, पुर्तगीज लाए थे 16वीं सेंचुरी में. और कई हिस्टोरियन ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि देयर इज नथिंग इक्विवेलेंट टू कास्ट इन इंडिया, पर फिर भी हम पे थोप दिया गया है. पुर्तगीज वर्ड है, पुर्तगाल में होना चाहिए, वहाँ ये वर्ड अब इस्तेमाल नहीं होता. तो इंग्लिश में क्या कर रहा है ये पुर्तगीज का वर्ड? तो बेसिकली इंग्लिश जो हमारा रूल था अंग्रेज़ों का, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि ये जो ग्लोरी है इंडिया की, इसको तहस नहस किया जाए किसी भी तरीके से. और वो कितना कामयाब रहा है ये तो हम जानते हैं और हम चर्चा भी करेंगे. तो मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि बिना लड़ाई के अगर आप जीत जाएं किसी भी सोसाइटी को, तो सिर्फ 3 काम करिए. उनकी भाषा बदल दीजिए, टीचर की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म कर दीजिए, हमारे यहाँ गुरु जिनको कहते थे, और माँ की जो भूमिका है, माँ का जो रोल है, उसको नेगेट कर दीजिए. अपने आप खत्म हो जाता है समाज. मैकाले ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को इतना बदल दूंगा कि हिंदुस्तान अपने आप को पहचान नहीं पाएगा और अगले 1000 साल तक भी जो है ये अपने उस स्थिति में नहीं लौट पाएगा जिस स्थिति में आज है, मीन्स 1830.
मैकाले से पहले की भी बात करेंगे कि क्या थे हम, आज की बात भी हम करेंगे। तो मतलब एक तुम्हें तो नहीं आ पाएगी, हो सकता है कि कई सीरीज़ बने। फिलहाल आज हम शुरुआत करेंगे, और साथ ही मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की कोई क्यूरोसिटीज़ हों, कोई जिज्ञासाएं हों, कोई सवाल हों, कास्ट के बारे में, वेदों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, श्रुति समृति के बारे में, इंडियन सोशल सिस्टम में डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में, हमारे एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की जो भी ग्लोरी थी या नहीं थी उसके बारे में जो भी सवाल हों, अगर मैं जवाब दे पाऊंगा, मतलब अगर जवाब आपके पास नहीं है तो मेरा इम्तिहान लेने के लिए नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने का। तो मैकाले जब आए यहाँ पे, तो उससे पहले के जो है उन्होंने, अंग्रेजों ने कोई सर्वे करवाए थे। क्या पता लगा उनको कि हर गांव में एक स्कूल होता था, एक पाठशाला होती थी और एक मंदिर होता था। मंदिर को खूब डोनेशन मिलती थी और मंदिर ही स्कूल को चलाता था। ऑन एन एवरेज स्कूलों में जो बच्चे होते थे उनमें से ब्राह्मण जो है जनरली 5 to 6% ही होते थे, और मेजॉरिटी जिनको आप बैकवर्ड्स कहते हैं उनकी होती थी। और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अत्याचार होता रहा है दलितों पर, शूद्रों पर। यही जानने के लिए मैंने बाबा साहब को पढ़ा, हूवर शूद्रास, नहीं संतुष्टि हुई, फिर पढ़ा हूवर अनटचेबल्स, बहुत ज़्यादा साफ नहीं हुआ, RS शर्मा को पढ़ा, शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया, रोमिला थापर को पढ़ा, एंशिएंट इंडिया पार्ट 1। NCERT की 6ठी से लेके 12वीं तक के जो है 3 संस्करण निकले हैं 1970 से, जब से नूरुल हसन ने NCERT शुरू की थी, 82 वाला, 90s वाला, और अभी जो बाजार में है 2006। तो पता ये लगता है कि सच्चाई को हमसे जानबूझकर दूर रखा गया। एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि खास तौर से जो मिडिवल रूलर्स हैं उनकी बुराइयां हमें ना बताई जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये समस्या जर्मनी के सामने भी आई थी कि नाजियों के अत्याचार हम लोग दिखाएं कि ना। उन नाजियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि नहीं, इतिहास हमें पता होना चाहिए, हमें उससे सीखने को मिलता है। हमने उल्टा किया उसका। और उसी तरह से अंग्रेज़ों ने जो हमारे जो प्राचीन दर्शन था, प्राचीन व्यवहार था, उसका जिस तरह से उपयोग दुरुपयोग किया, सारे अंग्रेज राइटर्स, इवन जो इंडोलॉजिस्ट हैं, गोरे, जर्मन हो चाहे फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, सारे इंडियन हिस्टोरियंस मनु को इस तरह से कोट करते हैं जैसे कि उनके वंशज हों। और मुझे ये एहसास होता है कि मोस्टली उन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने मनु थे और कौन से मनु ने मनुस्मृति लिखी। मैंने अभी आपको जो बताया कि अंग्रेजों का लक्ष्य था कि तहस नहस कर दो, बस सही को गलत साबित करना है तो वो साबित कर दो, और इसी तरह से गलत फैक्ट्स डाल करके सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने रख दो। तो इसी तरह से अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूं मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति के बारे में नीत्शे का नाम अगर आपने सुना है, जर्मन फिलोसोफर, उनकी जो किताब है द विल टू पावर, वॉल्यूम 1 बुक 2 पेज 126, वो कहते हैं हाउ रिच्ड इज द न्यू टेस्टामेंट कंपेयर टू मनु, हाउ फाउल इज द स्मेल, पेज 41 पे कहा है उन्होंने। और पेज 126 में कहते हैं क्लोज द बाइबल, ओपन द कोड ऑफ मनु।
मतलब मनुस्मृति बाइबल से बहुत उत्तम ग्रंथ है। बाइबल से तो अश्लीलता और बुराइयों की बदबू आती है। बाइबल को बंद करके रख दो और मनुस्मृति पढ़ो। वो हमारे सारे इतिहासकारों ने जितनी भी बुराइयां हैं हमारे यहाँ की, उस सब का जो 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 उत्तरदायी है वो ब्राह्मणवाद, वैदिक संस्कृति को वो ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, और मनु के नियमों को दिया है। अब जो मनु यह है, जैसे धोखा जो इतिहास में बार बार मिलता है हमें कि मनु जो है वो गाय के उसके निरामिष भोजन जो है उसके समर्थक थे, या उन्होंने नकारा नहीं था। लेकिन अगर मनु संहिता की बात की जाए, लेकिन एक चीज, मनु संहिता से मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो अभी मनु संहिता उपलब्ध है उसमें 2685 श्लोक हैं, जबकि जो तब के जो हमारे चाइनीज सोर्सेज हैं और आउटर सोर्सेज हैं उन सब का ये कहना है कि ओरिजिनली 680 श्लोक थे। एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने इसका रिवैल्यूएशन किया है मनुस्मृति का। वैसे मनुस्मृति जो है वो मोतीलाल बनारसीदास या गीता प्रेस गोरखपुर, उनके जो हैं थोड़ा प्रामाणिक अनुवाद हैं। इनका मानना यह है कि 1471 जो हैं वो सिद्ध होते हैं। वैसे 680 जो है ये हमारे उस वक्त के फॉरेन एविडेंसेस कहते हैं। मसलन कहा जाता है कि गाय का भक्षण, गाय का भोजन, लेकिन मनु क्या कहते हैं? ये है अध्याय 5 से ही उन्होंने उद्धृत किया है श्लोक को। मैं भी अध्याय 5 से ही उद्धृत कर रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं मारने की आज्ञा देने वाला, मांस काटने वाला, पशु को मारने वाला, पशुओं को मारने के लिए मोल भाव करने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, मांस का विक्रेता और क्रेता, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हत्यारे हैं। अगर उसी अध्याय में आप श्लोक चुने और जिसमें कहें कि देखो मनु ने ये कहा है, आप खुद ही बताइए क्या ये संभव है कि आप खुद ही अगर कोई अध्याय लिखें तो उसी में अपनी बात को कहें और फिर अपनी बात को ही उससे उल्टा कहें? तो बाकी के श्लोक जो हैं वो जानबूझ करके वो डिस्ट्रॉय करना है ओरिजिनलिटी को। 5वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक इस तरह के हैं। तो जब आप मांस का सेवन नहीं करेंगे, मांस का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपको चमड़े की जरूरत भी नहीं है, आप चमड़े का काम भी नहीं मिलेगा, आपको जूते वगैरह भी नहीं होंगे, तो आपको जो है चर्मकार जाति कहां से आएगी? ठीक है ना? इसी तरह से पिछली पीढ़ी तक या मेरी पीढ़ी के बचपन तक कह लो, परंपरा थी हमारे यहाँ, हम जो है शौच के लिए जंगल जाते थे। तो जब हम जंगल जाते थे तो जो टॉयलेट्स कहाँ थे घर में? टॉयलेट्स का पहला रेफरेंस हमें जहांगीर के टाइम पे मिलता है, उसने 100 परिवारों के लिए टॉयलेट बनाए थे, बस दैट्स ऑल। टॉयलेट रहते होंगे महलों में, पर बाहर कैसे पता लगेगा उसका? तो कास्ट कैसे बनेगी? ये टॉयलेट्स अंग्रेज लेकर के आए और हम पे थोप दिया गया कि हजारों सालों से इन जातियों पर अत्याचार हो रहा है। जबकि मनु बार बार कहते हैं, मनु ने जो है हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों की चर्चा की है, शूद्रों की चर्चा ही नहीं की। कुछ लोगों का कहना है कि मानव जो है शूद्रों को आर्य नहीं मानते थे। ये तो गलत है,
क्योंकि जब उसने चर्चा की है तो उन्होंने 4 वर्णों की चर्चा की है। चारों सवर्ण हैं। या फिर उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि जन्मजात तो सभी शूद्र होते हैं। जब यज्ञोपवीत होता है उपनयन संस्कार, उसके बाद आप द्विज बनते हैं। जो जाति व्यवस्था जन्म आधारित, आप वर्ण को भी जन्म आधारित कह देते हैं। साफ साफ लिखा है मनुस्मृति में कि आपको आपका वर्ण आपका गुरु देगा जब आप स्नातक हो जाएंगे, तब आपके गुणों के आधार पर, आपकी शिक्षा के आधार पर, आपकी रुचि के आधार पर। मनु कहते हैं अध्याय 2 श्लोक 1 में, व्यक्ति अपनी रुचि योग्यता और कर्म के अनुसार इसका स्वयं वर्ण करता है, इसलिए इसका नाम वर्ण है। मैं हमेशा जब भी अंग्रेजी में लिखता हूं वर्ण को, तो मैं VARANA लिखता हूं, वर्ण। अंग्रेजों ने जिसको बना दिया वर्ण, उसको दे दिया मतलब रंग। 2 रंग थे, आर्य थे और दस्यु थे। जबकि अंबेडकर भी ये मानते हैं कि दस्यु अनार्य नहीं थे। तो जो इतिहास जो हमको जिस तरह से परोसा गया है, उस हिसाब से बहुत जरूरी है कि हम सच को जानें और जो जो अपनी समझ के अनुसार हमें बताया गया, जिस तरह से हम में भेद किए गए, हमारे यहां अछूत नहीं होता था कोई वर्ण के आधार पर। और क्या सिखाया गया हमें कि पोस्ट वैदिक टाइम पे जो है अनटचेबिलिटी आ गई। जबकि जहांगीर खुद लिखता है तो उसकी जहांगीरी में कि सारे वर्ण जो हैं वो एक ही मोहल्ले में एक साथ रहते थे और एक को दूसरे से आप नहीं पहचान सकते। अंग्रेजों का काम था थोपना चीजों का हम पर, डिविजन्स क्रिएट करना और आपस में लड़ाना। तो इसलिए एक अंग्रेज राइटर हैं ट्रेवलिन, वो लिखते हैं लाइफ ऑफ लॉर्ड मैकॉले वॉल्यूम 1 पेज 164 में कि जो काम अशोक नहीं कर पाए, अकबर नहीं कर पाए, सिकंदर नहीं कर पाया, मिशनरी नहीं कर पाए, वो मैकाले ने कर दिया। और मैकाले खुद जो हैं अपने पिता को पत्र लिखते हैं 1836 12 अक्टूबर को। क्या लिखते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंग्रेजी भाषा का और शिक्षा का प्रचार इतनी जल्दी हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि 30 साल के अंदर जो अगली पीढ़ी भारतीयों की आएगी और जिनकी शिक्षा अंग्रेजी में होगी, वो अपने समाज और संस्कृति और परंपराओं को भूल चुके होंगे और उनके लिए वही सही होगा जिसकी शिक्षा हम देंगे उनको। आज हम वही कुछ कर रहे हैं। शिक्षा का महत्व क्या है ये मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। जब मेरे बेटे छोटे थे स्कूल में, तो वो लौट के जब आते थे तो मैं उनसे पूछता था, बेटे क्या पढ़ के आए आज? हमने ये पढ़ा। मैं कि ये तो गलत है। नहीं, मैम ने बताया है। There was so much of trust on the teacher and I think even now it is there. So if you negate the role of teacher, ऑब्वियसली माँ को तो माँ छोड़ा ही नहीं आप लोगों ने। भाषा आपकी रही नहीं। मुझे आप एक चीज बताओ, दुनिया का कौन सा देश है जिसने अपनी मदर टंग को छोड़ करके विकास किया है? चाहे आप यूएस ले लो, चाहे आप इंग्लैंड ले लो, चाहे आप चाइना ले लो, चाहे आप जर्मनी ले लो, चाहे आप रूस ले लो, जापान ले लो।
मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी मत सीखो, कहूंगा नहीं कुछ अभी उसके बारे में, बाद में बात करेंगे। लेकिन अपनी भाषा और अपनी संस्कृति। अब एक मजेदार बात बताऊं, सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट हैं वो उनको थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर पता होता है। एक बार मैंने सर्वे किया था इंजीनियर्स में जो कारपोरेट्स में काम करते हैं, 90% से ज्यादा लोगों को, कारपोरेट्स में काम करने वालों को, विवेकानंद स्वामी और स्वामी दयानंद में फर्क नहीं पता था। एक कहावत पढ़ी थी बचपन में, ए नेशन दैट डजंट वर्शिप हर हीरोज एंड ग्रेट लीडर्स सून कम्स टू ग्रीफ। तो जो भी मैं बात करूंगा, आप चाहें तो आप उसको राजनीति का मुलम्मा चढ़ा सकते हैं, अगर आपके भेजे में राजनीति घुसी हुई है तो। क्योंकि आजकल जो भी बात कही जाती है उसमें हिंदू, मुस्लिम, लेफ्ट, राइट यही कुछ देखा जाता है, चाहे वो प्रमाणों के आधार पर क्यों ना हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी दूंगा आपको। आर.एस. शर्मा ने लिखा है अपनी किताब में शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया में, क्या लिखते हैं कि स्लेवरी वाज प्रेजेंट इन वैदिक पीरियड। मैगजीनीज आया, मैगजीनीज की जो किताब है पेज 208 पे बड़ा क्लियरली लिखता है वो कि यहाँ 7 तरह के लोग थे, व्यापार थे, और कोई भी एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं था, है ना। जिस तरह से हम देखते हैं रोमन एम्पायर में या वेस्ट में स्लेवरी, यहाँ नहीं मिलती। आर.एस. शर्मा क्या सफाई देते हैं, स्लेव्स तो यहाँ थे, एक तो उनकी बहुत गिनती बहुत कम थी, और दूसरा उनकी हालत इतनी बेहतर थी कि उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था। अरे भाई ऐसे स्लेव कहाँ मिलते हैं यार, हमें भी दिखाओ कि स्लेव को पहचान। फिर स्लेव क्या हुआ वो? एंशिएंट इंडिया की जितनी भी किताबें वैदिक कल्चर के बारे में है, बहुत सारी जगह पे इट सीम्स, देयरफॉर वी कैन इन्फर, वी कैन इंटरपोलेट, वी कैन गिव एनालॉजी फ्रॉम द वेस्ट। अरे यार, जब तथ्य नहीं है, आर.एस. शर्मा खुद मानते हैं, आपके अंबेडकर साहब खुद मानते हैं। जब वो अनटचेबल्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी संस्था की बात करने जा रहा हूं जिसकी के प्रमाण इतिहास में कहीं खो चुके हैं, तो इसलिए कंजंक्चर्स होंगे ज्यादातर। इतिहासकार तो ये भी नहीं कहते, अंबेडकर ईमानदार थे। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं, और मैं ये चाहूंगा कि इन बातों को आप सभी जगह पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है कि हमें जो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, हम उनको हाईलाइट करें। हमारे यहाँ वर्ण विभेद तो था, लेकिन वर्ग संघर्ष नहीं था। समस्या क्या है कि हमारी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस भी हालांकि, वो लेफ्टिस्ट के हाथों जा चुकी है, वामपंथियों के हाथों में। और इस्लामिक और लेफ्टिस्ट, ये दोनों ने मिलकर के वो मार्क्स का जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का जो इशू है, इन्होंने वर्ग संघर्ष अगर नहीं भी है तो पैदा करना ही है। तो कुतर्क का जमाना है, पर हम कोशिश करेंगे कि तर्क और प्रमाण दोनों को साथ लेकर के अपनी बात करें कि आज भी भारत जो है, ये जितनी भी ये दलित राजनीति है, ये मुस्लिम राजनीति है, ये उच्च वर्गों की राजनीति है ही नहीं कुछ। जानबूझ के भेद पैदा किए, शुरुआत अंग्रेजों ने की, बीज डाल दिए, और उसके बाद सब लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो मैं तो गुरु गोविंद सिंह की एक वाक्य को मानता हूं। उन्होंने कहा था, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आए हूं जगत तमाशा।
आगे से इतना गैप नहीं रहेगा, वीडियोस लगातार मिलेंगी। और ये इशू ऐसा है कि ये तो कंटिन्यूटी में जानना ही पड़ेगा, चारा भी नहीं है कोई। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। प्रश्न कीजिए, सवाल कोशिश करूंगा जवाब देने का। धन्यवाद।